नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसका नाम था बंगला नंबर 333, एपिसोड नंबर 608। उसी की ये अगला भाग है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। आप पहले उस कहानी को ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आइए, उसकी दूसरा भाग है, दूसरी कड़ी है। तो उस वीडियो में तो आपने सब कुछ जान ही चुका है कि क्या क्या हुआ था प्रताप के साथ में जब वो मैडम के साथ उस जगह पर गए थे जो श्मशान के पास में था। अब प्रताप जब कोठी पहुंच गए थे तो अगले दिन में मैडम ने सारी कंप्लेंट उनके गांव के चाचा, जिनका नाम भोला प्रसाद था, और उनसे कंप्लेंट कर दिया था। अब भोला प्रसाद जी अब प्रताप को डांटने लगे कि तुम्हें क्या जरूरत थी, जितना कहा जाता उतना ही काम किया करो, तुम क्यों इधर उधर देखते रहते हो, इतना जिज्ञासी क्यों बनती हो। अब इनमें जो प्रताप प्रताप जो थे, ये थोड़ा जिज्ञासु प्रकृति के बनते थे। जिज्ञासा लगी रहती थी नए नए चीज़ देखने की। एक आदमी में ये होता ही है, चंचलता। वो एक जगह पर बैठ नहीं पाता है। अब वो कुछ नया नया चीज़ देखने की कोशिश करता है, नया चीज़ समझने की कोशिश करता है। उसकी यही आदत है। ये आदत कभी कभी बहुत ही खतरनाक हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रताप है। आपने तो मेरी पिछली घटना जान ही चुके हैं। अब उस घटना से तो मैं बहुत ही परेशान था। एक तो मेरे जो चाचा थे मुझे बहुत सुनाए थे और यहाँ तक कह दिए थे कि तेरे बस की यहाँ की नौकरी करना नहीं है, तो यहाँ से अपने गांव चला जा, गांव में ही जाकर रह। लेकिन मैं जानता था कि गांव पहुँच गया तो गरीबी जो थी और मेरी बढ़ जाएगी। अब यहाँ से तो मैं कुछ अच्छा पैसा कमा रहा था ड्राइविंग करके, लेकिन ये नौकरी छूट गई ना तो जल्दी से मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी और मुझे सही मायने में गांव ही लौटना पड़ेगा। अब मैं चाचा को अपना समझाने का कोशिश करने में लग गया था। चाचा बहुत गुस्से में थे। अब मैडम तो अब मेरे से दूर ही रहती थी, ना कोई बात ना चीत, ना वो मेरे से साथ आती जाती थी। अब एक तरह से वो ज़्यादा बाहर में नहीं निकलती थी, अपने कमरे में ही, अपने कोठी के अंदर ही रहा करती थी। और कभी कभी जाना होता था ना गाड़ी लेकर के तो मेरे आप चाचा ही जाया करते थे। अब मैं उस घर में अपने आप को अकेला पा रहा था। ना मेरे से कोई ढंग से कोई बात कर रहा था, ना मालकिन, ना मेरे चाचा। अब एक एक तरह से ये मेरे लिए सजा था। अब मैं तो बहुत पछतावा कर रहा था कि ऐसा गलती मैंने क्यों किया। खैर, दिन एक एक दिन बढ़ता रहा। मैं अपने चाचा को मनाने की कोशिश करने लगा। मैडम कभी देखती तो मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता, लेकिन मैडम तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। वो मुझे अनसुनी करके आगे की तरफ बढ़ जाती। और इस तरह कम से कम 15 से 20 दिन टाइम हो चुका था। आज चाचा को बुखार लगा हुआ था रात से। चाचा बहुत परेशान थे बुखार की वजह से। अब मैं चाचा का अब सेवा करने लगा था, लेकिन चाचा अब तो थोड़ा बहुत मेरे से बोलने लगे थे, लेकिन गुस्सा तो जरूर थे उस घटना से। और मैं उनकी सेवा किया, दवा दारू सब कुछ किया, सर मालिश किया, पैरों का मालिश किया। अब सुबह में अब मैं उनको दवा दारू के लिए भी ले गया ताकि उनका बुखार छूट पाए। अब 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा, बुखार उनका छूट नहीं रहा था। और उसी बीच दोपहर में मैडम का बुलावा आ गया। अब जो मैडम थी,
अब चाचा को ढूंढ रही थी। अब चाचा का जो हालत था ठीक नहीं था। दवा जरूर खा रहे थे, मैडम का खाना बना देते थे, नाश्ता बना देते थे, लेकिन लंबी ड्राइव वो कर नहीं सकते थे, लंबी सफ़र। अब चाचा का बुलावा आया तो चाचा गए वहाँ पर, और मैं तो अपना उसी कमरे में बैठा रहा, सर्वेंट क्वार्टर में। अब चाचा करीब आधे घंटे के बाद लौटे और आते ही चारपाई पर बैठ गए। तबीयत उनका ठीक नहीं था, अभी भी दवा खा ही रहे थे, लेकिन बुखार मामूली सी अंतर था, कम था पहले से। अब वो मेरी तरफ देख के कहने लगे कि प्रताप, एक काम है, देख मैं तुझे भेजना तो नहीं चाहता, मैडम ने तो बहुत मना किया कि नहीं, वो लड़का भरोसे लायक नहीं है, वो मेरे किसी काम का नहीं है, वो तो बात कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन बेटा, मैंने मैडम से रिक्वेस्ट किया है कि अब इस लड़के से कोई गलती नहीं होगी, जो आप कहेंगी वही होगा। वो तो मेरे को कह रही थी कि आप चलो, लेकिन मैं अपना बीमारी का हवाला दिया हूँ बेटा, मेरे से तो इतनी लंबी ड्राइव नहीं हो पाएगी। हाँ, आसपास में कहीं जाना होता तो मैं ज़रूर चला जाता, लेकिन उनको लंबी सफ़र तय करना है। तो बेटा, अब मैं मैडम को मना लिया हूँ और तो मैडम के साथ आज शाम को निकलना है। लंबी दूरी है और अपनी तैयारी से जाना। अब मैं खुश था कि चलो, मैडम ने तो कम से कम अब मुझे माफ़ तो कर दिया, अब मैं अब मैडम के साथ काम में लग जाऊंगा। बहुत खुश था मनी मन, चाचा को धन्यवाद देने लगा कि चाचा आपने मेरी नौकरी बचा दी, नहीं तो मैं कहीं कहीं नहीं रहता। आज वास्तव में जो पैसा यहाँ मिलता था उतना तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिलता। हर सुख सुविधा थी मेरे पास में, तो एक तरह से तो मैं मौज ही कर रहा था इस जगह पर, इस कोठी में। अब शाम हुई, मैं अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी था। अब पता नहीं मैडम कितनी लंबी दूरी जाए, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल प्रिपेयर था। इस बार तो मैंने अपने मन में कसम खा रखी थी कि मैं एक लफ्ज़ नहीं मैडम से बात करूंगा, और जो मैडम कहेंगी वैसा ही मैं करूंगा। चल पड़ा जी उनको कार में लेकर के। शाम को हम 6 बजे निकले थे। बस मैडम मुझे निर्देश देती थी कि अब इस रोड पर ले लो, आगे इधर से मोड़ लो। अब मैं उनका निर्देश का बिल्कुल पालन करता था। अब वो अपनी आंखें बंद किए हुए सीट पर एकदम लग रहा था कि सो रही हैं, लेकिन वो हमें ज़रूर बताती थी कि अब आगे से बाएं लेना है या दाएं लेना है, अपनी आंखें बंद किए हुए भी। शायद उनको कैसे मालूम चल रहा था कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, कहाँ जाना है। मैं सोचा कि अब इसमें लफड़े में मुझे नहीं पड़ना है, ये कैसे जानती हैं नहीं जानती हैं, मुझे इनकी जानकारी नहीं लेनी है। अब मैं उसी तरह से, जिस तरह से मैडम कह रही थी, उसी तरफ से अपना कार चलाता हुआ आगे बढ़ता गया। अब रात के 9 बज गए थे। अब हम लोग एकदम ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गए थे। अब अंधेरा काफ़ी हो चुका था और सड़कें भी जो थी पतली हो गई थी, सिंगल रास्ता था। दोनों साइड में जंगल जैसे दृश्य नजर आ रहे थे और रोड भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कच्ची रोड थी और गड्ढे तो थे ही रोड में। अब मैं अपने आप को सही ढंग से चलाता हुआ, बचाता हुआ आगे की तरफ चलता रहा। मैं बैक मिरर में देख रहा था कि मैडम की आंखें अभी बंद है और जैसे लग रहा हो कि सो गई हो, लेकिन बंद आंखों से जैसे सब कुछ देख रही हो। और फिर उनका आवाज़ सुनाई पड़ा, सीधा ही आगे चलते रहो, जब तक मैं ना बोलूं रुकना नहीं है। मैं उनकी बात समझ गया था और सीधा मैं उस रोड पर चलता रहा। कम से कम उस कच्चे रास्ते पर हम 3 या 4 किलोमीटर चल चुके होंगे। अभी भी वैसे ही रास्ता था, जंगल जंगल दिखाई दे रहा था। अब मुझे आगे में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और रोशनी सी नजर आई, मतलब जो आगे है कोई गांव है, कोई बस्ती है। लेकिन जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां से मुझे रोशनी नजर आई थी,
वो एक बड़ा सा मकान जैसा था। और उस जगह पर पहुंचते ही मैडम ने बोला, गाड़ी रोक दो और गाड़ी के अंदर ही रहना, उस दिन की तरह ये गलती मत करना। अब फिर वो झटके से कार से निकल गई थी। अब गाड़ी को अपना साइड किया, पार्किंग सही ढंग से करके अब मैं अपने गाड़ी के अंदर ही बैठ गया। वो घर बहुत बड़ा दिख रहा था, एक ही मंजिल था, रोशनी नजर आ रही थी, धुआं भी उसमें उठता हुआ नजर आ रहा था। लग रहा था कि जैसे खाना वाना बन रहा हो। मैडम अब उस दरवाजे में चली गई थी और दरवाजा बंद हो चुका था। लेकिन मैं अपने मन में जो जिज्ञासु कीड़ा था ना, मैं उसको खामखा जगा दिया था। अब मेरे मन में जो कीड़ा था कुलबुलाने लगा कि आखिर इतनी दूर चल करके इस अंधेरी जगह पर, सुनसान जगह पर, एक मकान के अंदर में मैडम का कौन रहता है? ये क्यों यहाँ पर आई है इतनी रात को? मैडम आज कोई पूजा पाठ करने वाली है? क्या करने वाली है? मैं यही सब सोच रहा था। लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी कार से नीचे उतर करके आसपास में जायजा लूं कि आखिर हम किस जगह पर हैं और ये जो घर है किसका है। मेरे मन तो बहुत कर रहा था कि मैं उतरूं और आसपास में देखूं कि हम है तो किस जगह पर, ये घर किसका है, मालिक कौन है, क्या होता है यहाँ पर। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। मैं कार के अंदर ही अपने सीट पर बैठा रहा और घंटा भर तो ऐसे ही बीत गया था। और इसके बाद मुझे बोरियत होने लगी थी और उस बोरियत में मैं अपने आप को संभाल रहा था और ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी। जब मेरी आंख खुली ना तो मैडम खड़ी थी कार के बगल में। कार मैंने लॉक कर रखा था अंदर से और वो दरवाजे पर नॉक कर रही थी। अब मैं हड़बड़ा करके अनलॉक किया कार को। अब मैडम के पीछे में एक बूढ़ा जैसा व्यक्ति था, सफेद दाढ़ी था और उसके हाथ में कुछ सामान भी था। अब मैडम कहने लगी कि तुम डिक्की खोलो, आइए सामान रखवाने में मदद करो। अब मैं जल्दी से उतरा, डिक्की खोल करके उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा जो अपने हाथों में एक पोटली जैसा ले रखा था और मैं उस पोटली को रखवाया अपनी डिक्की में। छोटा सा पोटली था, ज़्यादा विशेष बड़ा नहीं था, लग रहा था जैसे कपड़े उपड़े का गट्ठर है, ज़्यादा भारी भी नहीं था। अब फिर मैडम तो बैठ गई थी। अब बोली, अब चलो वापसी घर चलते हैं। अब मेरी जान में जान आई कि चलो आज कुछ नहीं हुआ, ना मैं गाड़ी से उतरा, नहीं तो मेरा मन तो बहुत कर रहा था। अब मैं उस बूढ़े आदमी को शक्ल देखा ना, बड़ा डरावना शक्ल लग रहा था। वो शक्ल को मैं भूल नहीं पा रहा था, डरावना तो था। अब मेरा मन हो रहा था कि मैडम से पूछूं कि आखिर आप इस जगह पर क्यों आई थी, लेकिन मैं समझ गया कि पूछने का मतलब मेरी नौकरी खतरे में। और आखिरकार हम लोग अब चल पड़े थे और अपने कोठी में पहुंच गए थे। अब तो लग रहा था जैसे सुबह ही हम पहुंचे होंगे, 4 बजे के आसपास में। चाचा जब जान गए कि हम लोग आ गए हैं, गेट खोला और मैं चाचा के पास पहुंचा तो देखा अभी भी बुखार उनको था। और छूटते उन्होंने पहला सवाल किया था कि इस बार तो तूने कोई बदमाशी तो नहीं किया ना मैडम के साथ में। मैंने चाचा के आगे हाथ जोड़ लिया, बोला नहीं चाचा, मैंने ऐसी कोई शरारत नहीं किया है। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। चाचा बोले ठीक है, अगर तूने कोई शरारत किया होगा तो समझ ले तेरी नौकरी तो खत्म है, अब मैं तेरी नौकरी को बचा नहीं पाऊंगा। अब सुबह हो गई थी, अब चाचा तो जग गए थे लेकिन मैं अब सोने जा रहा था। अब मैं अपनी गहरी नींद में चला गया था। इसके बाद सुबह तो हो ही चुकी थी। खैर अब इसके बाद जो रूटीन वर्क था उस पर मैं अपना काम करने लगा था। अब मैडम के साथ छोटे मोटे मार्केटिंग करने कहीं मैडम आसपास में जाती
तो मुझे लेके जाती, क्योंकि चाचा का तबीयत अभी भी ठीक नहीं था। उनका दवा दारू चल रहा था, इलाज चल रहा था। घर के खाना वाना तो हल्के फुल्के बना लेते थे, और इस तरह कुछ दिन बीत गया था। अब मैडम दूर नहीं जा रही थी। अब एक दोपहर को मैडम ने मुझे बुलाया, और चाचा तो कमरे में लेटे हुए थे। तबीयत अब तो उनका थोड़ा पहले से सुधार हो गया था, लेकिन शरीर में कमजोरी काफ़ी थी, इसलिए वो अब मैडम के कार को चलाने नहीं जाते थे। मैं ही सारा काम कर रहा था। अब रसोई में भी उनका मदद करता था, खाना वाना बनवाने में। अब मैडम ने बुलाई तो बोले कि तुम बैठ जाओ यहाँ सामने में, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं मैडम के सामने कभी बैठा नहीं था उनके उस घर में, लेकिन वो बार बार कहने लगी बैठ जाओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तब मैं डरते डरते एक सोफे पर बैठा था। अब मैडम कहने लगी क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ? मैं बोला कि जी मैम, बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हैं। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी जो उस रात मेरे से हुई थी। वो कहने लगी कि भलाई इसी में है। अगर तुम गलती किए ना तो अपने जान से हाथ धो बैठोगे। मैं जो कह रही हूँ ना वो समझ रहे हो ना तुम? मैं एकदम डर से कांप गया था कि मैडम आज कौन सा काम देने वाली है, क्या करवाने वाली है। मैं बोला बिल्कुल मैडम, मैं उस गलती से बहुत सबक सीखा हूँ, ऐसी गलती अब मेरे से नहीं होगी, आप बेफिक्र रहिए। तब बोली कि गुड, अब सुनो, आज रात को तुम्हें अकेले ही निकलना है। जिस जगह पर मैं गई थी ना उस रात को वहीं पर जाना है, और तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम अकेले ही जाओगे। अब कुछ सामान लेके जाना है, वो सामान वहाँ पर छोड़ देना है, और 2 घंटे इंतज़ार करना है। अब वही बुजुर्ग व्यक्ति जो उस रात दिखाई दिया वो तुम्हें कुछ सामान देगा, और फिर बदले में वो सामान कुछ देगा, और फिर तुम्हें लेकर के वापस आ जाना है। रास्ते में कहीं पर भी गाड़ी नहीं रोकनी है, इधर से जाते हुए भी और उधर से आते हुए भी। अगर तूने कहीं पर गाड़ी रोक दी तो समझ लो तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। अगर तुम्हारे साथ में कुछ होता है फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब तो मैं उनकी बात सुनकर के सहमसा गया था कि हे भगवान, अब कौन सा काम मैडम कराने वाली है, क्या अब मैं किसी खतरे में पड़ने वाला हूँ? लेकिन नौकरी तो करनी थी ना, तो मैं बोल ही नहीं सकता था। और इसके बाद मैडम मेरे साथ में बाजार में गई थी, मटन की दुकान पर रुकी थी, और वो अंदर चली गई थी। मैं तो रोड पर ही खड़ा था। अब फिर वहाँ से खाली हाथ लौटी थी, और उसके बाद कुछ और परचून के सामान पता नहीं क्या क्या उन्होंने खरीदा था थैले में रख करके। और सबसे चौंकाने वाली बात थी कि मैडम एक देसी दारू के दुकान पर जा खड़ी हुई थी। कार रुकवा दिया था। अब मुझे पैसे दिए, अब बोली कि 5 बोतलें देसी का लेके आओ। मैं मैडम की तरफ देखा कि ये सब क्या है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उनसे पूछूं। अब मैं चुपचाप उस दुकान पर चला गया था, 5 बोतल देसी दारू का लेके आ गया था। अब हम अपने कोठी आ गए थे, शाम को मुझे निकलना था। क्या यही सब सामान मैडम को ले जाना था, उस जगह पर उस बूढ़े आदमी को देना था? और कुछ घंटे को बाद में अब वो टाइम आने वाला था जब मुझे निकलना था। अब मैडम तो इंतज़ार कर रही थी ना जाने किसकी। और तभी मैंने देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा था, साइकिल पर कोई बड़ा सा बोरी में सामान लेकर के। अब मैं देखते ही पहचान गया, अरे ये तो वही मीट का दुकान वाला है। अब मैं समझ गया कि इस बोरी में क्या हो सकता है। और जैसे ही वो साइकिल लेकर के आया, मैडम इंतजार ही कर रही थी। अब बोली कार के डिक्की में रखवाओ, मेरे से ऑर्डर दिया। अब मुझे क्या करना था मैं समझ गया था। मैं डिक्की खोल दिया और मदद करवाई उसको उस मीट की बोरी को अंदर रखवाने में। और फिर जो सामान था
पूजा पाठ का जो परचून की दुकान से उन्होंने लिया था, वो पैकेट दारू का 5 बोतलें और हमारी गाड़ी में सब डल चुका था। अब मैडम कहने लगी कि जो मैंने बोला है ना, ध्यान रखा है ना, अब यहाँ से तुम निकल रहे हो, लेकिन गाड़ी को रोकना मत। अगर गाड़ी रोक भी दी ना तो गाड़ी से उतरना मत। कोशिश करना कि गाड़ी रुकने ही नहीं पाए। हाँ, शहर में तो हो सकता है ट्रैफिक मिले, लेकिन खुले एरिया में ये गलती कभी मत करना। या तुम गाड़ी रोक करके बाथरूम करने चले जाओ, कहीं चाय पीने चले जाओ, ऐसी गलती कभी मत करना। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं बोला हाँ मैडम, मैं समझ रहा हूँ, जैसे आपने कहा है हम वैसे ही करेंगे। अब मैं चल पड़ा था। अब आधी रात का टाइम हो गया था जब मैं उस जगह के आसपास पहुंच गया था, जंगल वाला रोड पर। अब तो 3-4 किलोमीटर का ही फासला था वहाँ पर पहुँचने में। हमें अब निश्चित था कि चलो अब तो मैं पहुँच गया हूँ, अब तो कोई बात नहीं है। अब बाथरूम तो मुझे बहुत तगड़ा आ रहा था। अब मैडम की हिदायत बार बार आ रही थी कि ऐसा गलती कभी मत करना, अब कार को अकेले मत छोड़ देना। लेकिन अब कब तक बर्दाश्त करता। आखिरकार एक जगह पर मैं अपनी कार रोक दी। सोचा कि कार के पास ही मैं हल्का हो लूँगा, जल्दी जल्दी से, दूर भी नहीं जाऊँगा। यहाँ भला रात में कौन देख रहा है। और वही मैं अब करने लगा था। और उसी वक्त लगा कि जैसे वहाँ पर काली काली परछाई मुझे दिखाई देने लगी। 1, 2, 3, 4। मैं देख करके हैरान था कि कम से कम वो 8 परछाई दिखाई दे रही थी। और लंबी चौड़ी परछाई थी। लग रहा था कि कम से कम उनकी लंबाई चौड़ाई ठीक ठाक हो। 8-10 फुट जितने ऊंचाई उनकी नजर आ रही थी। अब मैं ये देख करके तो कांप गया था कि हे भगवान, अब क्या होगा। और जैसे ही मैं बाथरूम से निपट करके अपने कार की तरफ लौटने लगा था कि जल्दी से मैं अपनी कार में सवार हूँ और उस घर पर पहुँच जाऊँ जहाँ ये सामान मुझे देना है, और वहाँ से मुझे कुछ और भी सामान लेकर के वापस ही होना था। लेकिन मैं अपने कार के अंदर पहुँच नहीं पाया था। अब जो काली परछाई थी ना, वो पूरा कार को जैसे घेर रखा था। अब वो अंदर ना जाने क्या ढूंढ रहे थे, क्या देख रहे थे। अब मैं तो अब कार के पास भी नहीं जा रहा था, डर के मारे कि ना जाने अब क्या हो, ये मैं कार के पास जाऊं और वो मुझ पर हमला कर दे। अब वो इधर उधर गोल गोल घूम रहे हैं, कार के अंदर देख रहे हैं, डिक्की के पीछे जा रहे हैं। और तब मुझे समझ में आया कि हो न हो इसमें जो बकरे का मटन रखा हुआ है और अंदर सीट पर दारू का बोतल रखा हुआ है, ये सब उसी के चक्कर में तो नहीं है। अब मैं एकदम डर चुका था। अब वो जो काले साए थे, 8 के 8, अब कार को तो जैसे उन्होंने ढक लिया था। अब वो अंदर घुसने का शायद कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर वो जा नहीं पा रहे थे। कार लॉक थी, चाबी मेरे पास में थी। अब मैं तो बिल्कुल डर चुका था कि अब क्या करूं ना करूं। अब मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। अगर मैं अपने कार के पास जाता तो मैं अंदर तो पहुंच नहीं सकता था। वो ज़रूर 8 जो आत्माएं थी वो मुझे पकड़ लेती। अब मेरे को ना जाने क्या करती। मैं बेहद डर चुका था। अब मैं अपनी कार से दूर भागने लगा। मैं दौड़ता रहा आगे की तरफ, आगे जा कर के। और एक जगह पर एक मोटा सा पेड़ मुझे दिखाई दिया और उसी मोटा पेड़ के पीछे में जाकर के छिप गया था। कुछ देर तो हो गया, लेकिन वो परछाई जो थी 8 की 8 काले साई अभी भी मुझे अपने कार के आसपास दिखाई दे रहे थे। लेकिन कोई शक्ति थी तो जो उनको रोक रही थी, अंदर वो पहुंच नहीं पा रहे थे। और आखिरकार वो थक हार गए थे, मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। और इसके बाद वो धीरे धीरे जो काले साए मुझे दिखाई दे रहे थे अब गायब होने लगे थे। अब
जब वो बिल्कुल नज़र नहीं आने लगी ना, तब मेरी सांस में सांस आई थी। अब मैं तो बिल्कुल डरा हुआ था। दिल तेजी से धड़क रहा था कि अब क्या होगा, कहीं मैं इस लफड़े में मारा न जाऊं। ये तो बड़ी भयानक नौकरी है जो मैडम ने मुझे दिया है, लेकिन एक पैसे का लालच था जो इसलिए मैं इस नौकरी को कर रहा था। इतना पैसा मुझे मार्केट में कहीं पर नहीं मिलता इस ड्राइवरी के जॉब में, और इतना जो सुविधा मैडम ने दे रखा था वो भी कहीं नहीं मिलता। यही लालच थी जो मुझे यहाँ पर रोक रखे थे। जब काले साए मेरे कार से दूर हो गए थे, तब मैं दबे पांव अपने कार के पास पहुंचा था और आसपास देख लिया कि अब वो कोई नज़र तो नहीं आ रहा ना। तब मैं जल्दी से कार को अनलॉक किया और जल्दी से कार की सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट दौड़ा दिया था। लेकिन जैसे ही मैं कार अपना आगे बढ़ाने लगा ना, तो मुझे वो साए दिखाई देने लगे। वो मेरी कार के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहे थे। शायद वो चिल्ला रहे होंगे, गुस्से में होंगे, लेकिन मैं अपनी गाड़ी बिल्कुल तेजी स्पीड में भगा दिया था। उस जो रोड था सही भी नहीं था, लेकिन मैं अब करूं तो क्या करूं। तेजी से अपना कार को दौड़ाई जा रहा था। मैं ना तो गड्ढे देख रहा था, ना रोड खराब देख रहा था, और आखिरकार मैं उस एरिया में पहुंच गया था। उस घर के आसपास पहुंच गया था जहां मुझे रोशनी सी नजर आ रही थी। अब उस एरिया में पहुंचने के बाद मैं देखने लगा तो वो काले साए अब बिल्कुल गायब हो गए थे। अब मेरे कार के पीछे कोई नहीं आ रहा था। अब मैं उस घर के सामने पहुंच करके और गाड़ी रोक करके हॉर्न बजा दिया। अब कुछ ही देर में वो बूढ़ा आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया। भयानक चेहरा था उसका, चेहरे पर जैसे कटे फटे का दाग था। देखने में डरावना मुझे पहली बार नहीं दिखा था। और वो आ गया। अब आते ही बोला, तुम काफ़ी लेट हो गए, क्या तुम्हारे साथ कोई घटना तो नहीं हुई पीछे? वो अपनी भारी आवाज़ में बोला। मैं उसकी आवाज़ सुनकर के ही डर गया था। अब मैं बोला, बाबा पीछे में कुछ काले साए जरूर गाड़ी का पीछा किए थे, लेकिन मैं उनसे बचते बचाते भाग आया हूँ। एक लंबी से उसने बोला। बोला, सामान निकालो, जल्दी निकालो, देर हो रही है। हमें डिक्की खोल दिया और उस मीट के बोरे को उठाने में मदद भी किया। और फिर दारू का बोतल, वो पूजा का सामान भी अपने गाड़ी के सीट से उतार करके उस बाबा को दे दिया। अब बाबा सब सामान अंदर ले जा करके और दरवाज़ा बंद करते हुए कहने लगे, तुम इंतज़ार करो 2 घंटे का, अब फिर तुम जाना, हम एक सामान देंगे तुमको और वो मैडम को ले जा करके देना है। हाँ, मैं अपने गाड़ी में ही बैठा रहा। अब जो उस घर में धुआं निकलने लगा था, जैसे लग रहा है कि खाना बनना स्टार्ट हो गया है। अब तेज खुशबू भी आने लगी थी, जैसे लग रहा हो कि वहाँ पर कोई पूजा पाठ अब चल रहा हो। अब मैं तो अब अपने गाड़ी से बिल्कुल नहीं उतर रहा था कि ना जाने उतरूं और फिर मेरे साथ में कुछ घटना हो जाए। यही डर मुझे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा था। और आखिरकार वो समय आ गया था। अब गेट का दरवाज़ा खुला और वो बुजुर्ग व्यक्ति मुझे नज़र आया। लाल कपड़े में एक पोटली सी मुझे दिया। बोला, ये मैडम को ले जाकर देना है और ध्यान रहे गाड़ी रोकना नहीं कहीं पर, और ख़ास करके इस जंगल वाले एरिया में। मैं समझ गया था कि मुझे क्या करना है। अब चल पड़ा था मैं उसी रास्ते से वापसी। जब मैं उस जगह पर पहुंचा ना, तो अभी भी अंधेरा था, रात थी अभी भी। जिस जगह पर मैं बाथरूम के लिए अपनी गाड़ी रुका था, वो मोटा पेड़ मुझे अभी भी दिखाई दिया जहां मैं जाकर के छुपा हुआ था। और वहां पर वही काले साए आठों के आठों मुझे खड़े दिखाई दिए, रास्ता रोक करके खड़े थे। उनकी आंखें दहक रही थी, जैसे वो बहुत गुस्से में हो, और वो मुझे तो छोड़ेंगे नहीं। अब तो मैं देख करके एकदम डर गया था।
अब मैडम ने कहा था कि गाड़ी मत रोकना, और ये बाबा ने बोला था कि गाड़ी मत रोकना, खास करके इस एरिया में, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अब मैं डरा हुआ था। आठों का आठों काले साए अब मेरे रास्ता रोक के खड़े थे। मैं गाड़ी तेज तेज चलाता हुआ यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन उनको देख करके गाड़ी की स्पीड मैंने कम कर दिया था। और मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ, हे भगवान, मैं इनसे कैसे बच के निकलूँ। मुझे कोई अकल सोच नहीं रहा था, लेकिन ना जाने मेरे मन में ऐसा कुछ जवाब आ रहा था कि तुम गाड़ी मत रोको, तुम सीधा ही गाड़ी चलाते रहो, ये साया अपने आप फट जाएंगे। और वही मैंने किया था। मैंने उस गाड़ी को और स्पीड में कर दिया था, और जैसे ही उन साया के पास पहुंचा, साया गाड़ी के आगे से अपने आप हट चुके थे। अब वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, गुर्रा रहे थे, आवाज़ दे रहे थे। अब मैं अब गाड़ी अपना आगे बढ़ाते बढ़ाते और पीछे कभी कभी देख लेता था। वो साए अभी भी काले जो थे वो मुझे नज़र आ रहे थे। जैसे लग रहा था कि वो मुझे पकड़ लेंगे, कार को आगे जाने नहीं देंगे। लेकिन कोई शक्ति तो थी जो वो गाड़ी तक छू नहीं पा रहे थे, गाड़ी को छू नहीं सकते थे। नहीं तो वो तो प्रेत थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे। और मैं डरते डरते अब मेन रोड पर आ गया था। जब मेन रोड पर आया ना, तब मेरी जान में जान आई थी। और इसके बाद तो ट्रैफिक मिलने लगी थी, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी रोकी नहीं। और सुबह तक मैं अपने शहर पहुंच गया था, अपनी कोठी पहुंच गया था। अब मैडम तो जैसे इंतज़ार कर रहे थे उस सामान के लिए। मैंने देखा कि चाचा भी उन्हीं के पास खड़े थे। अब शायद वो स्वस्थ हो गए थे। और जैसे ही कार में ले आकर खड़ा हुआ, अब मैडम पास आ गई थी, चाचा भी पास आ गए थे। और आते ही मैडम पूछी, सामान लाए? मैंने कहा जी मैडम, सामान लाया हूँ, डिक्की में रखा हुआ। क्या तुम्हारे साथ में कोई घटना तो नहीं हुई रास्ते में? मैं बताना तो चाहता था, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, बोलना उचित नहीं है। अब मैंने बोला कि नहीं मैम, ऐसा कोई घटना नहीं हुई। बोली ठीक है। अब फिर मैंने वो पोटली लाल रंग वाली जब मैडम के हाथों में दे दिया था। और वो पोटली अब चाचा को मैडम ने पकड़ा दिया, और चाचा और मैडम कोठी के अंदर चली गई थी, अब मैं अपने कमरे में। अब मैं समझ गया था कि ये मैडम जो है ना, कोई पूजा पाठ करती हैं, और ये अलग अलग जगहों पर जाती रहती हैं तंत्र साधना के लिए। ना जाने ये कि कौन सी सिद्धि करवाती हैं। ये खेल तो बड़ा खतरनाक है। ये मैडम बहुत रहस्यमयी है। लेकिन मैं अब नौकरी भी तो नहीं छोड़ सकता था। मैं पैसे के लालच किए हुए था कि इतना पैसा मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। और इसके बाद चाचा तो स्वस्थ हो गए थे। अब जो काम मैं 2 बार किया था, अब वो काम अब चाचा ने अपने जिम्मे ले लिया था। मैं तो बस दिन में इधर उधर मैडम को ले जाता था उनके ऑफिस, कोई और छोटा मोटा काम के लिए। अब बाकी काम का जिम्मा अब मेरे चाचा के पास में था। उस जगह पर मैंने 1 साल तक नौकरी किया था, और इसके बाद मैं उस नौकरी को छोड़ दिया था और अपने गांव आ गया था। मैं अपने गांव में ही एक राशन का परचून का दुकान खोल लिया था। मैं समझ गया था कि ऐसी जगह पर मुझे नौकरी नहीं करना चाहिए। ना जाने मैडम के दिल में क्या कब चल रहा हो, किस जगह पर मैडम भेज दें। हालांकि अब चाचा उस काम को निभा रहे थे, लेकिन मेरे मन के अंदर में तो डर जरूर था। और आखिरकार 1 साल के बाद चाचा भी अब गांव लौट आए थे। अब मुझे उनको देख करके बड़ी खुशी हुई कि वो उस जगह से अपनी नौकरी छोड़ करके आ गए, और वो भी अब एक बिजनेस स्टार्ट कर दिए थे। अब चाचा से मेरी मुलाकात होती थी तो मैं चाचा से पूछता था कि चाचा आप तो बता दो, अब तो कोई डर नहीं है कि आखिरकार वो मैडम क्या सब करती थी, कौन सी पूजा पाठ क्या चलता था जो सब। चाचा कहने लगे कि बेटा नहीं, इस बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तू अपना काम कर, अपना मस्त रहा, जो बीत गया उसको भूल जा।
लेकिन मैं ज़रूर समझ गया था कि मैडम जो थी बहुत रसमयी मैडम थी। वो ना जाने कौन सा जादूगरी करती थी, कौन सा पूजा पाठ करती थी और उससे उनको क्या भला होता था, ही तो वही जाने। लेकिन अब मैं आज़ाद था तो उस नौकरी से चाचा भी आज़ाद थे। हम लोग गांव में रह रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल ये आपका ही है दोस्तों, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।